नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मेरे द्वारा डेली आप लोगों से की जाती है। सबसे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को फटाफट शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सबसे पहले सभी लोगों को, विद्यार्थियों को मिलता रहे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपके लिए आता है, ये सुबह 8 बजे आता है। साथ ही साथ में ये आपका जो करंट अफेयर्स है ये यूपीपीएससी, आरओ, साथ ही में यूपीपीसीएस और जितनी भी आपकी सिविल सेवा परीक्षा राज्य स्तर की होती है उन सभी एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ में अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन एग्जाम्स के लिए भी ये हमारा करंट अफेयर प्रोग्राम जो है उपयोगी होगा। आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो बिना देरी के आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न है। उसके पहले पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और जिसका उत्तर आप लोग को पता होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। काफी लोगों ने इसका उत्तर दिया था, मुझे बहुत खुशी है। ये संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है कमेंट करने वालों की। आज फिर से मेरी ये आप लोगों से होप है, आपसे उम्मीद है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आज कमेंट करके अपने उत्तर देंगे जो मैं प्रश्न आपके वीडियो में लास्ट में पूछूंगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था एक प्रश्न कि बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, और यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न क्या होता है पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज जो है पता होना चाहिए। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब होता है? ये होता है आपका 2 फरवरी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर विश्व आर्द्र भूमि दिवस की हम लोग थीम की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में थीम से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 था उसकी थीम क्या थी, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कि इसकी थीम 2024 की क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सी है जो कि 22 मार्च है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि दरअसल 22 मार्च को क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि दरअसल विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी दिवस होते हैं, खासकर आपके लिए टास्क यह भी है कि जो भी पर्यावरणीय दिवस होते हैं, ठीक है, जितने भी होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड दिवस, पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय दिवस, ठीक है, ये सभी आप लोग क्या करना है? रेडी कर लेना है। जैसे कि आपका विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, विश्व जल दिवस हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, ओजोन दिवस हो गया। ये जितने भी दिवस होते हैं इनकी डेट कब कब होती है और साथ ही साथ में इनकी थीम पर्टिकुलर ईयर में क्या है, ये आपको याद करना है। अगर अभी तक आपने इसका नोट्स नहीं बनाया है तो आज ही जितने पर्यावरणीय दिवस हैं उन सभी का नोट्स आप लोग एक बार इकट्ठा करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स क्या है। सबसे पहली बात कि वर्तमान रेपो दर क्या है। अभी हाल ही में आरबीआई ने इस जून माह तक जो है जो रेपो रेट होता है उसको जारी किया है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से एक सही उत्तर है। बताइए कि वर्तमान रेपो दर कितना है। ए है आपका ऑप्शन 6.5% या फिर 6.1 या फिर 5.5 या फिर 7.5%। आपको इसका आंसर देना है। बताइए रेपो रेट फिलहाल कितना है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न यहां से पूछता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वर्तमान रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो अभी कितना है? ये 6.5%, अर्थात 6.5%। हाल ही में अभी आरबीआई ने अपना रेपो रेट निर्धारित कर दिया है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हाल ही में आरबीआई ने अपने बैंक दर में कोई परिवर्तन ना करते हुए रेपो दर कब तक के लिए? जून माह तक जो अभी जारी किया गया है 6.5 अर्थात 6.5% पर बने रहने का फैसला लिया है, ठीक है। और आपको मैंने कई दिन बताया है कि दरअसल रेपो रेट आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। रेपो रेट कितना है? एक प्रश्न तो ये पूछ लेता है। दूसरा प्रश्न पूछ लेगा अगर आप यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या किसी अदर स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर रेपो रेट से और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इस पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपके आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि साथ ही आरबीआई द्वारा
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है उसके लिए जो विकास दर है वो विकास दर 7% से बढ़ाकर, अर्थात 7% से बढ़ाकर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये वाला एक जो है पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए अभी हाल ही में आरबीआई ने जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत, यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आपको तुरंत उत्तर देना है कितना, 7% से बढ़ाकर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। यह अपने आप में भारत के लिए एक अच्छी खबर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं दरअसल कि क्या है रेपो रेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे दरअसल रेपो रेट के बारे में तो आपको बहुत बेसिक नॉलेज पता होगी। ठीक है, खैर देख लेते हैं हम लोग क्या है इसमें। जब आरबीआई द्वारा, किसके द्वारा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जब वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है तो जिस दर पर उन्हें यह कर्ज या उधार दिया जाता है वो जो दर होती है वही क्या होती है, रेपो रेट होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि आरबीआई द्वारा, ठीक है, आरबीआई द्वारा जिस दर पर बैंकों को लोन दिया जाता है, कोई बैंक होगा वाणिज्यिक बैंक, इनको जिस दर पर, ठीक है, जिस दर पर इनको लोन दिया जाता है तो ये जो दर होती है वही क्या होती है, वही होती है आपका रेपो रेट। ठीक, बात समझिएगा। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें एक और आता है कि रेपो रेट के साथ साथ में एक होता है रिवर्स रेपो रेट, और रिवर्स रेपो रेट का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसका डेफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आज आपका टास्क है और टास्क नंबर 1 है कि बताइए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये आपको आज आपका क्या है, होमवर्क है, टास्क फर्स्ट। 2 टास्क मैं आपको दूंगा, रिवर्स रेपो रेट, और आगे सेकंड टास्क में आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको बताना है दरअसल। ठीक है, अभी चर्चाओं में भी रहा है श्रीलंका, और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है आपको इसका आंसर देना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन रानिल विक्रमसिंघे हैं, अनिल विक्रमसिंघे हैं, या फिर पुष्पकमल सिंह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जी हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, ध्यान रखिएगा। अब 1-2 पॉइंट हम लोग थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी दिशा में स्थित एक द्वीपीय देश है। आपको जनरल नॉलेज तो इतनी होगी। इसके अलावा अगर थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम लोग जाते हैं तो 1972 अर्थात 1972 तक इसका नाम क्या था, सीलोन था। ध्यान रखिएगा। और वर्ष 1972 यानी कि 1972 में क्या हुआ, इसका नाम जो है बदलकर लंका कर दिया गया, तथा वर्ष 1978 अर्थात 1978 में इसमें एक सम्मान सूचक शब्द क्या जोड़ दिया गया, श्री लगा दिया गया, और फिर इसका नाम क्या हो गया, श्रीलंका हो गया। ये इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब एक क्वेश्चन इसमें और बन जाता है 5 जल संधि के बारे में। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो भी जल संधियां होती हैं जिनको हम लोग जल डमरू मध्य भी कहते हैं, यहां से प्रश्न आपके प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो जल डमरू मध्य है या जल संधि है ये किसको अलग या किसको जोड़ती है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितनी भी जल संधियां हैं उनको आपको पढ़ना है। ये आपका टास्क सेकंड है। आपका क्या है, ये आपका होमवर्क यानी कि आज आपका टास्क है क्या, कि प्रमुख जल संधियां जो भी होती हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि एक प्रश्न हर हाल में आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दे रहा हूं कि जो भी मैं आपको टास्क देता हूं और जो मैं कहता हूं आपसे, इस टास्क को आप लोग कर लिया करिएगा, या टास्क के इतर जो मैं आपसे बातें कहता हूं कि इन पॉइंट्स को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आप लोग प्लीज रेडी करते जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे और मेरे द्वारा बताई गई चीजें अगर आप करके चलेंगे तो न सिर्फ आपका डायनेमिक अर्थात करंट अफेयर्स रेडी होगा, बल्कि आपका स्टैटिक अर्थात जो भी जीएस का सेक्शन होगा वो भी आपका साथ साथ में होता चलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 जल संधि पढ़ लेना, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लेना, ये क्या है, जीएस के प्रश्न पूछा था आपके एग्जाम में। तो टास्क को आप साथ मेरे साथ करते चलिएगा। ये नहीं कि जितने मैंने करंट करा दिया आप उतने ही करेंगे। इसके साथ में जो बातें मैं आपको अलग से बताता हूं उन सभी बातों पर गौर करते हुए उन पर काम करिएगा। थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लीजिए 6-7 महीने, यकीन रखिएगा आपका सिलेक्शन
हर हाल में होगा, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, बशर्ते आप मेरे साथ लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो आपको सफलता मिलने से रही, आपको दमखम लगाना ही लगाना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो टास्क को जरूर पूरा करिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग और पाक जल संधि के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि क्या है कुछ इसमें। तो भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच में स्थित एक जल संधि है, एक बात। दूसरा, यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो पाक जल संधि पढ़ लीजिएगा और कई सारी जल संधियां हैं उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार पूछ लेता है कि सबसे बड़ी जल संधि कौन है, ये भी आप जो है ध्यान कर लीजिएगा। तो जल संधियां दरअसल इस प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। दो प्लेस को आपस में जो है क्या करते हैं, जोड़ती हैं, यहाँ पे बीच में रास्ता रहता है इस तरीके से, ठीक है। दो जलीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी को जो है जल संधि कहते हैं या फिर इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, इसी को जल डमरू मध्य, क्योंकि इसकी आकृति क्या होती है, डमरू के शेप की होती है, ठीक है। तो इसी को दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, जल संधियां या फिर जो है जल डमरू मध्य, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किसे चुना गया है, ध्यान रखिएगा। जो भी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए अभी हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है, बताइए फटाफट। तो आपके ऑप्शन है ए हाला टॉम्स डॉटर, या फिर कैटरीन जैप टॉमस डॉटर, या फिर एंथोनी वॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हाला टॉमस डॉटर को भी हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए कुछ एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें कि हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति के रूप में हाला टॉमस डॉटर को चुना गया है, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और वह आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति हैं, यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस नंबर की बनी है, तो 7वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा आइसलैंड के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं फैक्ट क्या कुछ है इसमें। तो यह उत्तरी अटलांटिक में बसा एक द्वीपीय देश है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और वैश्विक स्तर पर 18वां सबसे बड़ा द्वीप है, यह फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग आइसलैंड के राजधानी की बात करते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है रेकजाविक, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह भी है कि दरअसल जो ये आइसलैंड है आपका, ये आइसलैंड नाटो का सदस्य देशों में भी, नाटो के सदस्य देशों में भी सम्मिलित है, यानी कि शामिल है। ये पॉइंट भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर बात नाटो की आती है तो नाटो के बारे में ऑलरेडी हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे 2-4 वीडियो में पहले, और नाटो के बारे में थोड़ा सा आप एक बार देख भी लीजिएगा कि नाटो दरअसल क्या है और इसकी क्या कुछ उपयोगिता है, ठीक है। हालांकि नाटो के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ है, नहीं पता है तो पिछले वीडियो को जाकर के ओपन करिएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से कब तक हो रहा है, यह आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन नंबर ए, 10 से 15 जून के मध्य में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 15 से 21 जून के मध्य में, या फिर सी ऑप्शन 15 से 21 जुलाई के मध्य में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 से 15 जुलाई के मध्य में। आपको इसका उत्तर देना है कि अभी हाल ही में जो मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका आयोजन कब से कब तक होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 15 से 21 जून 2024 के मध्य में। अभी 18वां आपका ये क्रम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे क्रम ही पूछ ले कि किस नंबर का था, तो ये 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा 15 से 21 जून 2024 के मध्य में, ठीक है। यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल्स में इसमें कुछ नहीं है पॉइंट्स। 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 से 21 जून 2024 के मध्य में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्रम और ये डेट याद रखिएगा, ठीक है, मुंबई में होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत और कतर के बीच, किसके बीच, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है, आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका ए है यानी कि लखनऊ, बी चेन्नई, या फिर सी नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, ऑप्शन में नई दिल्ली दिया गया है, चांस इसी का होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। तुरंत आपको उत्तर बताना है इसका, यानी कि
टिक लगा देना इस पे, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग कुछ इसमें। तो भारत और कतर के नेतृत्व के विजन के अनुरूप एवं निवेश सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल, जिसको हम लोग बोलते हैं JTFI की प्रथम बैठक नई दिल्ली में, पॉइंट याद रखिएगा, स्थान कहां पे, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कतर के बारे में कि कतर में क्या कुछ पॉइंट्स हैं आपके, ठीक। तो कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। कई बार ये प्रश्न पूछा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और दोहा से एक बात याद रखिएगा कि कई सारी यहां पर पर्यावरणीय समिट हुई हैं। कौन कौन सी समिट हुई हैं दोहा में, क्या इसका संबंध पर्यावरण से है, इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है दोहा सुनकर के आपको कुछ पॉइंट्स याद आ गए हों पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा कतर दुनिया का 5वां देश है जो जल संकट से जूझ रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यापक समस्या हो रही है, जल संकट वाला। और जिस तरीके से जल दोहन हो रहा है, जिस तरीके से चीजें, इतनी गर्मी हो रही है, हीट वेव बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में जो कहा जाता है कि जो विश्व युद्ध होगा अब वो जल के लिए होगा, जल की लड़ाई होगी। और भारत जैसे देश में भी जल संकट अभी भी बहुत जगहों पर है। और आने वाले समय में अगर हमने जल को नहीं बचाया, ग्राउंड वाटर को हमने अगर नहीं बचाया, ठीक है, तो फिर भारत में भी जल संकट बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरेगा। इसलिए आप लोग जल को बचाने की जो है मुहिम हमेशा चला के रखें। कहीं भी रास्ते में अगर आप जा रहे हो, कहीं पर टैप खुला हुआ हो, कहीं पर पानी वेस्ट हो रहा हो, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक जो है सच्चे नागरिक होने के नाते कि आप उसको जो है टैप को बंद कर दें। या फिर अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कहीं पर जो है क्या कभी क्या होता है, जो पाइपलाइंस होती हैं वो टूट जाती हैं, अगर आपके पास नगर पालिका, नगर निगम का नंबर है या फिर जो भी जल बोर्ड के ऑफिस होते हैं, अगर आपके पास उनका नंबर है तो वहां पर आप कंप्लेन कर दें कि यहां पर जल जो है बह रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक सच्चे नागरिक होने के नाते ये हमारा परम धर्म भी है कि हम अपने चीजों को बचाने का काम करें, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। अगर 1 घंटे भी आपको पानी नहीं मिलता होगा तो आपको एहसास होता होगा कि पानी की महत्ता क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर कतर के हम लोग राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं कि कतर का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो अरेबियन ऑरेक्स जो है क्या है, यहां का राष्ट्रीय पशु है, ध्यान रखिएगा। और अगर कतर के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान यहां के क्या हैं, पीएम है। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसको हम लोग यूरोपीय यूनियन भी बोलते हैं, इनके अध्यक्ष कौन है? बहुत आसान है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए उर्सुला वान डेर लेयन, या फिर जोस बैरोस, या फिर चार्ल्स मिशेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही आसान है, यूरोपीय आयोग या इसको यूरोपीय यूनियन भी हम लोग बोलते हैं। तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं उर्सुला वान डेर लेयन, आपको पता होगा। और ये चर्चा में क्यों प्रश्न बना है, क्योंकि अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि यूरोपीय आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की बधाई दी है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। बहुत बड़ी संस्था और ऐसी संस्थाएं जब देश के पीएम को बधाई देती हैं तो निश्चित रूप से जो है भारत जो है गर्व महसूस करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पॉइंट्स क्या दे रखा है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है, ठीक है। और यूरोपीय आयोग के बारे में एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहां पर। तो यूरोपीय आयोग 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक समूह है। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी और इसमें से पहली बार जो है ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हुआ था। आप लोग को यह भी पता होगा, इस पर भी काफी ज्यादा जो है विवाद उत्पन्न हुआ था, ठीक है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूरोपीय आयोग क्या कुछ है, यूरोपीय आयोग के बारे में हो सकता है आपके मेंस में जो है क्वेश्चन यहां से पूछ ले। तो ध्यान रखिएगा कि मेंस यहां पर टिक लगा दीजिए। अच्छा, जब मैं कोई प्रश्न कराया करूं तो जब मैं कहा करूं कि ये प्रश्न मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने ही जहां पर भी आप नोट्स बना रहे होंगे वहां पर लिख दिया करिए P+M, यानी कि ये प्रीम भी पढ़ना है और मेंस भी पढ़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी मेंस परीक्षा की तैयारी इसी करंट अफेयर्स के साथ साथ में बहुत बेहतर ढंग से होती रहेगी। साथ साथ में जब आप मेंस लिखेंगे तब आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको अलग से कुछ करने की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी आपकी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि जो भी साथी आपके
पीसीएस की, यूपीएससी की या अदर स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वीडियो प्लीज जरूर शेयर कर दिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है आज 7 ही क्वेश्चन है हमारे पास। 7वां क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में 600 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, कौन बन गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और क्रिकेट के प्रेमी तो मोस्टली सभी लोग होते हैं और इसका उत्तर तो मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी क्रिस गेल या फिर ऑप्शन नंबर डी युवराज सिंह। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात रोहित शर्मा दरअसल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में 600 छक्के लगाने वाले जो है वैश्विक स्तर के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। तो व्याख्या में देखिए आप लोग, रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट कि रोहित शर्मा ने 9वें आईसीसी T20 में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। यहां से 2 प्रश्न और बन जाएंगे। पहला कि आईसीसी जो 20 था वो कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का था और किस देश के खिलाफ जो है उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है? तो आयरलैंड के खिलाफ दरअसल ये जो है इनका मैच था। इन्हीं मैच में जो है इन्होंने अपना ये जो है मुकाम हासिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रोहित शर्मा ने 472 मैच में 600 छक्के लगाए हैं। तो कुल कितने मैच में लगाए हैं ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कई सारे खिलाड़ी कौन से हैं? रोहित शर्मा है, ठीक है, और आईसीसी T20 मैच में इन्होंने यहां ये खिताब हासिल किया है। किस देश के खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। कितने मैचों में? 472 मैचों में। तो जितने यहां के पॉइंट्स आपके दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये वैश्विक स्तर के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने ज्यादा कमेंट्स पिछली बार हुए थे, लगभग 45 अराउंड हुए थे कमेंट्स, मुझे उम्मीद करता हूं आज मैं कि ये कमेंट्स की संख्या 45 से आज 90 अप्रॉक्स 100 अप्रॉक्स हो जानी चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरे इस बात को जरूर मानेंगे और उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। आपका प्रश्न है बताइए कतर की राजधानी क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आज के ही वीडियो में दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। बताइए कतर की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए दोहा, बी एनसेन या फिर सी अबू समर या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के उत्तर दीजिएगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, यानी कि आपका मुख्य परीक्षा का प्रश्न क्या बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। कई बार यहां से प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न जो है आपका कहां पर जाएगा। ये प्रश्न जाएगा आपका जीएस पेपर फर्स्ट में, साथ ही साथ में जीएस पेपर 4 में, यानी कि इथिक्स वाले में भी ये आपका प्रश्न जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या है कि गांधी और अंबेडकर के विचारों में असमानता होने के बावजूद दोनों का लक्ष्य क्या था। एक था इस कथन को स्पष्ट कीजिए, यानी कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि गांधी जी और अंबेडकर जी के विचारों में कई जगहों पर मतभेद था, लेकिन लक्ष्य उनका क्या था, समान था। इन्हीं पर आपको टिप्पणी लिखनी है, इन्हीं पर आपको विस्तार पूर्वक समझाना है। लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा और फिर अपने जो है जो आपकी रेफरेंस बुक होगी वहां से मैच करिएगा कि जो आपने लिखा है सही लिखा है नहीं सही लिखा है। और कल हमने आपको बताया भी था कि आपको कॉपी कैसे लिखनी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे, यानी कि आज का निबंध का टॉपिक क्या है जो कि आपको लिखना है। निबंध की भी प्रैक्टिस करनी है। निबंध में क्या लिखना है आपको, साहित्य और चरित्र, ये आपका निबंध का टॉपिक है। आप जो है आरओ की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या पीसीएस की कर रहे होंगे तो उसके लिए भी, या फिर किसी और पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो वहां पर भी इससे तैयार कर लीजिएगा। टॉपिक है साहित्य और चरित्र, यानी कि जो लिटरेचर्स होते हैं आपके और जो चरित्र है आपका, उनका अंतर संबंध क्या है, इन्हीं पर आपको लिखना है। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो ये था आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नई सीरीज के साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ में एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके छोटे से लाइक कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और कुछ नया और कुछ बेहतर करने का मनोबल मिलता है। मिलेंगे फिर कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।